आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वफाकी बजट के बाद अब सूबों के बजट पेश करने की बारी है और इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें अगले 4 माह का बजट तैयार कर रही हैं। इत्तलात हैं कि पंजाब का 4 माह का बजट 19 जून को पेश होगा, जिसका तखमीना 1200 अरब रुपए है। पिछले साल पंजाब के पूरे साल का मजमूई बजट 3200 अरब था। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और KP असम्बलीज़ को तहलील हुए तकरीबन 5 माह का अरसा हो चुका है, जबकि आइन के मुताबिक असम्बलीज़ की तहलील के 90 रोज़ में इंतखाबात लाजिम थे। सू मोटो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के फैसले में हुकूमत को पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म भी किया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अब यही निगरान हुकूमत, जिसकी आइनी मुद्दत 22 अप्रैल को मुकम्मल हो चुकी थी, पंजाब के अगले 4 माह का बजट पेश करेगी। दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब के बजट को फाइनल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़ाते खुद मुतहर्रिक है। आज उनकी ज़ेर सदारत बजट से मुताल्लिक इजलास भी हुआ, जिसमें पंजाब बजट से मुताल्लिक सिफारिशात की हतमी मंजूरी ली गई। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब शरीक थे। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी बजट की तर्ज पर किया जा रहा है। गोया पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 30 से 35% इजाफा होगा। सूबे पंजाब में 4 माह के मुख्तसर अरसे के बजट में नए तरक्याती या बुनियादी सहूलियात के मनसूबे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन सूबे में पहले से जारी तरक्याती मनसूबों पर अगले 4 माह में 325 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिसकी मज़ीद तफसीलात हमें लाहौर से देंगे। वहाँ पे मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। बताइएगा, बजट में ये तो वैसे तो निगरान हुकूमत है, एक गैर सियासी कहा गया है कि हुकूमत है, लेकिन इसके तमाम अराकीन की मुख्तलिफ़ जमातों के साथ वाबस्तगी है और बड़ी क़ुरबत है। तो क्या किस जमात को कितना हिस्सा मिल रहा है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो है वो गालिब है बजट की इस तरतीब में। कामरान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वज़ीर आला ऑफिस के जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं वो तो ये बताते हैं कि हर लीगी जो टिकट होल्डर है या जो साबिक सूबाई जो है वो पंजाब में प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर रह चुका है या MNA है, उनको 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे और वो पैसे होंगे जो SDG से जो फेडरल हुकूमत पंजाब हुकूमत को देगी और इसके बाकायदा फरिश्ते भी तैयार की जा रही हैं। आज जो इजलास हुआ था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, उसमें वो फरिश्ते भी ज़ेर गौर लाएंगे कि किस MPO को या किस हल्के में कितने कितने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। और फिर यही नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत अगर वफाक से मुशावरत करती है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, मुस्लिम लीग नून, जो इस तमाम तर मामले को जो है वो बगौर जायज़ा लेने के बाद ये तय करते हैं कि कौन सी मद में टैक्स जो है वो रेट बढ़ाया जाएगा और कौन से तरक्याती मनसूबा जात जो 325 अरब रुपए के लगभग जो है वो। ये बताइएगा कि अगर ये तरतीब जो आपने बताया कि कौन से MPA को जो कि हैं और जो उनको कितना तरक्याती बजट दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी के तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा है इस बजट में? अभी तक की जो मेरे पास मालूमात है खान साहब, उसके मुताबिक सिर्फ नून लीगी अराकीन और नून लीगी टिकट होल्डर के हवाले से जो इनके सुदूर हैं ज़िले, उनकी जानिब से जो फरिश्ते तैयार की गई, सिर्फ वही फरिश्ते तैयार मुरतब हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज इजलास में फरिश्ते पेश की गई थी, जिस पर इब्तदाई ब्रीफिंग दी गई है और इसमें तकरीबन ब्लॉक एलोकेशन से भी कुछ पैसे दिए जाने का जो है वो इम्कान है। वो तबादला ख्याल आज के होने वाले इजलास में किया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें जो इत्तेहाद का हिस्सा है वफाक में, उनके हवाले से कोई ऐसी स्कीम अभी तक जो है वो मेरे इल्म में नहीं लाई, ना ही वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से इस हवाले से कोई तस्दीक शुदा कोई रकम बताई गई है। तो ये बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर ये खबरें आई कि उन्होंने बजट इजलास की सदारत की और वो खुद इस बजट में जो है वो खुद उसको लीड कर रहे हैं, खुद उनकी हिदायत पे बजट बन रहा है, ये दुरुस्त है? कान साहब, हफ्ते को ये वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास होना था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद भी इजलास लिया, फिर इनिशियल तैयार करके आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में अपने रिहाइश गाह में वहाँ पर इजलास की सदारत की, जिसमें उनको जो ब्रीफिंग दी गई है कि टोटल माली साल का जो बजट है वो 3200 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस माली साल के दौरान
4 माह का जो बजट पेश करना है उसमें लगभग 1200 अरब रुपए का होगा, जिसमें 325 अरब रुपए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए रखे जाएंगे। और फिर जो जारी मनसूबा जाते हैं उसके वाले से फहरिस्त पेश की गई, उसमें कट पेस्ट भी किया गया कि कौन सी स्कीमें शामिल करनी है और कौन सी नहीं। वो वज़ीर आज़म ने खुद जो है वो काफ़ी कुछ बजट में तब्दीलियाँ करवाई हैं। फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये भी मेंशन किया गया है कि स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब, किस किस स्कीम के लिए कितने कितने सेक्टर के लिए पैसे रखने हैं वो भी ब्रीफिंग दी गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही ये तय किया कि हमने तनख्वाह और पेंशन की मद में 350 अरब रुपए रखने हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है मुजाहिद शेरदिल, उनकी जानिब से जब ब्रीफिंग दी गई कि हमारे पास ये फाइनेंस है और ये हम टैक्सेस लगाने के वाले से मामला ज़ेर गौर ला रहे हैं, जिसमें जो उनकी रिपोर्ट थी जो कि पंजाब रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है PRCC की, उसमें यह बताया गया कि कुछ किसानों पर ज़रूरी जो है वो इनकम टैक्स लगाने के वाले से, बढ़ाने के वाले से तैयारियां की जा रही हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ जो है पंजाब एक्साइज टैक्सेशन की मद में जो है वो टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मद में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ शोबाजात में 104 अरब रुपए के अज़ाफ़ी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये बताइए कि 4 महीने का बजट क्यों, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 4 महीने का बजट यूँ कि 2 महीने बाद हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, और क्योंकि जब हुकूमत पूरी मुद्दत कर लेगी तो फिर निगरान हुकूमतें 2 महीने के लिए होंगी, तो 4 महीने इसलिए रखे गए हैं। और ये बजट इस हिसाब से है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे और 2 माह बाद निगरान हुकूमत फारिग होगी। कावड़ साहब, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो निगरान हुकूमत का वक्त तो मुकम्मल हो चुका और ये कानूनी माहिरीन भी इस पर सवालात उठाते रहे हैं, और बाकायदा खुद मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं से मुलाकात मैंने की, वो भी ये सवाल उठाते हैं कि इनका जो मुकर्रर वक्त था वो तो मुकम्मल हो चुका, निगरान हुकूमत क्योंकि सिर्फ 4 माह का जो है वो बजट पेश कर सकती है और उसके बाद अगर वो मज़ीद कंटिन्यू करती है तो फिर उसके लिए मज़ीद 4 माह का बजट जो है वो आगे कैबिनेट उसको पास करती है। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि क्या जब से ये निगरान सेटअप आया जो कि अप्रैल में मुकम्मल हो चुका था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ना ही इस वक्त जो है अगर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मुकर्रर करदा तारीख थी उस पर इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या अब ये निगरान हुकूमत आईनी है या गैर आईनी है, इस पर भी कई सवालात खड़े होते हैं। तो फिर किस तरीके से ये बजट कैबिनेट में पास होगा और कैबिनेट में 4 महीने का बजट पेश किया जाएगा, और फिर मजीद अगर ये कंटिन्यू होता है, अगर 4 महीने में इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि इनका यही ख्याल है कि 4 महीने में हम बजट देंगे, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाते, जो कि रियलिटी चीज़ें सामने आती दिखाई दे रही हैं कि वो टैक्सेस भी 1 साल के लिए लगाते दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके साथ साथ खान साहब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ब्लॉक एलोकेशन रखने की तैयारियां की जा रही हैं वो लाइक 140 अरब रुपए के लगभग, तो वो भी अगर देखा जाए तो वो साल के लिए रखे जाएंगे। तो यूं अगर देखा जाए तो पूरी टैक्स कलेक्शन के हवाले से, मजीद टैक्सेशन के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो तो ओवरऑल अगर देखें तो ऐसे लगता है कि शायद पूरा साल का बजट है, लेकिन वो बाकायदा 3 एक साथ में बजट जो है वो कैबिनेट पास कर सकती है। और क्योंकि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खबरें ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी, तो ये तो ख़ास तौर पे एक ऐसा अमल होगा जो कि निगरान हुकूमत शायद नहीं कर सकती, क्योंकि बजट ही उनका 4 महीने का है। उसके बाद एक चले 2 महीने वो हैं, फिर उसके बाद 2-3 महीने निगरान हुकूमत है, उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आएगी। तो ऐसी चीज़ें जो कि क्रॉस करती हो पूरे साल के लिए, 2 महीने के लिए तो तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकती ना, तो इस किस्म की भी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल ये बात ज़ेर गौर लाई गई, इसके बाकायदा तस्दीक जो है पंजाब के फाइनेंस के अहम ज़िम्मेदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की कि क्योंकि हमने शहबाज शरीफ के सामने यह मामला रखा कि क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें निगरान सेटअप में बढ़ाई जा सकती हैं, तो उनका यह कहना था क्योंकि वफाक ने डायरेक्शन दे दी पंजाब को, तो जिसको मद्देनजर रखते हुए हम वफाकी हुकूमत को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो है 4 माह में हम सैलरीज जो 35 और 30% के हवाले से है, पेंशनर के हवाले से जो फैसला हुआ है उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। अलबत्ता जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी ये तजवीज़ थी कि 40% तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि नहीं, हम 35% और 30% वाला जो हमने वफाक में फार्मूला अप्लाई किया है वही फार्मूला हम पंजाब में अप्लाई करेंगे। और इसके बाकायदा तस्दीक और मंजूरी आज के होने वाले इजलास में दी गई। लग तो यूं ही रहा है कि जो वफाक ने मंजूरी दी उसके बाकायदा आज भी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी और उसी पैरेलल को देखते हुए पंजाब में बजट लाया। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कुछ सियासी गुफ्तगू करें। PTI और
केपी वाहिद सूबा है जहाँ पे पीटीआई उस अंदाज से बिखरी नहीं है, टूट फूट का शिकार नहीं हुई है जैसी पंजाब और सिंध में हुई। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, उसके हवाले से इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, तनकीद भी हो रही है। ख़ासतौर पर ख़ुद इत्तेहादी जमातें, PDM की जमातें कहती हैं कि वहाँ पे गवर्नर राज है, क्योंकि हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल गवर्नर ग़ुलाम अली का है, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका के ताल्लुक़ बताया गया है। और ये पूरी सूरत हाल जो है वो काफ़ी एक सीरियस मामला है। इसकी आप तफसीलात देंगे आपको छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। 9 मई के वाक़यात के बाद PTI बिखरती नज़र आई। 100 से ज़ायद ख़ास व आम रहनुमा, साबिक़ MNAs, MPAs और कई कलीदी अरकान पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक किसी बड़े रहनुमा ने PTI छोड़ने का ऐलान नहीं किया। यहाँ पंजाब जैसी टूट फूट भी हमने नहीं देखी। पार्टी के सूबाई सदर परवेज़ खटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान ज़रूर किया, ताहम उन्होंने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ खटक के हमरा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी थे, ताहम उनकी तरफ से भी कोई ऐलान सामने नहीं आया। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आला KP महमूद खान या ख़जाना तैमूर झगड़ा या दीगर वज़रा जैसे कि कामरान मंगश, आतिफ खान, शहराम तरकई या शौकत यूसुफजई, किसी ने पार्टी से बाकायदा अलहदगी इख्तियार नहीं की। 18 जनवरी को गवर्नर KP ग़ुलाम अली ने वज़ीर आला महमूद खान को भेजी गई समरी पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद KP असम्बली तहलील हुई थी और इस वक्त 145 में से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की तादाद 95 थी। मगर अब वहाँ कहने को तो गैर जानिबदार निगरान सेटअप है, मगर चलती सिर्फ JUI के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली की है। दूसरी जानिब खबरें हैं कि गवर्नर ग़ुलाम अली से इत्तेहादी पार्टियाँ खुश नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP ने गवर्नर को शिकायत पर उनसे शिकायत की है और अपने पार्टी सरबराहान से कहा है कि यह मामला उठाएं। पीपल्स पार्टी की निगहत और रज़ई का तो कहना है कि हाजी ग़ुलाम अली ने सूबे में गवर्नर राज कायम कर दिया है, सूबे में पार्टी को बचाने के लिए गवर्नर को हटाना होगा। जबकि नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली का भी कहना है कि उनके वर्कर्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही और सूबे में गवर्नर राज है जिसे ख़त्म होना चाहिए। 4 माह से सूबे में निगरां हुकूमत की कायम है, मगर इसकी कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। आम तासुर है कि निगरां हुकूमत के वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान और उनकी काबीना गवर्नर हाउस से हिदायत लेते हैं। वजारतों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उसमें मुबैना करप्शन और लेन देन के मामला की भी खबरें बहुत गर्म हैं। असल सूरत हाल जानते हैं, इसके लिए हम जाएंगे पेशावर, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक जनाब मुश्ताक यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई साहब। बताइएगा, ये जो खबरें आ रही हैं कि सब हमने शिकायत सुनी, निगत और एक ज़ई, दूसरे PMLN के तर्जुमान और उस वक्त वहाँ SN इकबाल भी मौजूद थे कि सूबे में अमलन एक गवर्नर राज कायम है और जो सूबाई वज़ीर आला हैं निगरान हुकूमत आज़म खान या उनकी काबीना की, वो वक़्त नहीं है जो मामला, जो गिरफ्त जो है वो गवर्नर ग़ुलाम अली की है, यानी कि इस वक्त JUI की हुकूमत है KP में। जी बहुत शुक्रिया कमरान खान साहब, आपने बहुत अच्छी तरह ख़ुद एक्सप्लेन किया और एग्जैक्टली इससे भी अब तर सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। यानी इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इतनी आइडियल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम सूबे में गवर्नर्स थी। ये जो गवर्नमेंट बनी है बज़ाहिर तो ये निगरान हुकूमत है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के वो लोग जो टिकट होल्डर्स थे या टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लिए और उनको टिकट मिलना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए तमाम तर पार्टीज़ ने इन लोगों को शामिल किया इस गवर्नमेंट में। और ज़्यादातर लोग जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब उनके ग्रुप के हैं और ड्राइविंग सीट पर भी जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त बैठ गए। बाकी जो पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग, नवाज़, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल पार्टी, उनके भी चंद लोग हैं इस हुकूमत में, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। ड्राइविंग सीट पे इस वक्त JUI है और चूँकि आज़म खान साहब एक पुराने ब्यूरोक्रेट है, अपने ज़माने के बहुत अच्छे नामों में से उनका एक नाम था, लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 87 साल उनकी उम्र है और इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव तो आज़म खान साहब है, वज़ीर आला वो है, लेकिन अमलन उनका कोई अमल दखल नहीं है। वो अपनी गिरफ्त बिल्कुल खो चुके हैं इस गवर्नमेंट पे। और हाजी ग़ुलाम अली साहब जो कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी करीबी समझे जाते हैं, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके बिजनेस पार्टनर है। तो तकरीबन इस वक्त पूरी सूबा है, गवर्नमेंट है, इस पे ग़ुलाम अली साहब की गिरफ्त काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और इससे पहले जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर है अमल वली ख़ान,
वो खुद गए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उनको शिकवे किए, गिले किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर गवर्नर को ना हटाया गया तो फिर वो निगरान हुकूमत से निकल सकते हैं। और अब तो आपको पता है कि इख्तियार वली जो कि मुस्लिम लीग के यहाँ पर रहनुमा है और निगहत और ज़ई साहबा, उन्होंने भी खुल के इसकी मजम्मत की है और अपनी जो उनके पार्टी लीडरशिप है उनसे उन्होंने मुतालिबा किया है कि इनको हटा दे। असल में इनको गिला ये है कि जितने बड़ी बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो उनकी मर्ज़ी से होती है, ग़ुलाम अली साहब के, और इसके अलावा वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सूबे में संगीन बात तो यह है मुश्ताक यूसुफ ज़ई साहब के, जो कि हम बार बार सुन रहे हैं वहाँ के हलकों से और बिल्कुल बाखबर जो लोग हैं कि करप्शन हो रही है बहुत। जी कामरान साहब, यही मसला है जो मैंने कहा कि पहले भी इतनी आइडियल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन गवर्नेंस थी, थोड़ा बहुत काम होता था, मेरिट यहाँ पे कायम था। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल जो एक सरकारी जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस गवर्नमेंट के लिए यूज़ की कि बच्चा सकाओ जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल है और कोई मेरिट नहीं है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, हुकूमत सिरे से है ही नहीं, बस चंद लोग हैं, उनकी हुकूमत है, बंदर बांड है। और यही भी सुनने में आ रहा है कि चंद मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि बाकायदा उन्होंने पेमेंट की है और उन्होंने वजारतें ख़रीदी है, तो इसलिए इनको मौका दिया गया है बकौल सरकारी अफसरान के, मुख्तलिफ जो उनके पार्टी के लोग हैं कि चूँकि आपको टिकट मिलना मुश्किल नहीं है इसलिए हम आपको चांस दे रहे हैं, आप अपने लिए भी कुछ करें, पार्टी के लिए भी कुछ करें। तो इस वक्त अमलन वही सूरत हाल है। जो मैंने आपको बताना था वो यही था कि ऐसा लग रहा है कि चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ के बाद सूबे की बड़ी पार्टी है, तो ऐसा लग रहा है और ये लोग महसूस कर रहे हैं कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम को एक टास्क दिया गया है कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए उनको एक फ्री हैंड दिया गया है कि आप जो भी करे, लेकिन वैसे क्या हाल है मौका ना दे, पीटीआई की इस वक्त कमज़ोर कर दे। जो मौजूदा सूरत हाल क्या है? वैसे तो उमूमी तौर पे हमने देखा जैसे कि पंजाब में ये पार्टी बिल्कुल बिखर गई, सिंध में बिखर गई, कौमी सतह पर भी जाहिर है कि बहुत बुरी तरह से तहलील हुई है, लेकिन केपी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने उस तरह की ना तोड़ फोड़ देखी और देखी गई और ना ही ये कोई अभी तक उस तरह से तितर बितर हुई है जैसे दूसरे सूबों में हुई है। जी असल में पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको जलाया गया था, बाकी जो चकदरा में इंटरचेंज है मोटरवे का उसको जलाया गया था। तो वायलेंस तो हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई को जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार हुए, लेकिन उस तरह से दबाव अभी तक पीटीआई के लोगों पे नहीं है जो पंजाब में और सिंध में और बाकी जगहों में है। तहरीक इंसाफ के लोग रोपोश हैं, वो बाहर नहीं आ रहे, कुछ लोग आज़ाद हैं लेकिन उस तरह से सरगर्म नहीं है। बाकी वर्कर्स की हद तक अगर मैं बात करूं तो अब भी तकरीबन जितने पीटीआई के लोग हैं जो वर्कर्स हैं वो भी पीटीआई के साथ है और इसीलिए जो लीडरशिप है, जो पुराने एमपीएज़ है, एमएनएज़ है, वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, इस वक्त रोपोश है, लेकिन पार्टी नहीं छोड़े क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रीट में पावर अब भी पीटीआई की है, लोग पीटीआई के साथ हैं। अगरचे 9 साल में इनकी यहाँ पे हुकूमत रही, काफ़ी अरसा है और उस तरह उन्होंने काम भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लोग अब भी इमरान खान के साथ है जो स्पेशली यंग तबका है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान लूज हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। वफाकी बजट के अहदाफ पूरे हों या ना हों, लेकिन बजट में तरक्याती प्रोग्राम, सब्सिडीज़, ग्रांट्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफे से लग रहा है कि इस साल इलेक्शन होंगे। अगस्त में कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत पूरी होगी और असम्बली तहलील होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करेंगे और फिर अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। बहरहाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है तमाम माहौल से, क्योंकि शहबाज हुकूमत ने भारी खसारे की परवाह किए बगैर अवामी मकबूलियत के लिए किसी हद तक इलेक्शन बजट पेश किया। हुकूमत की गैर संजीदगी का आलम यह है कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1/3 इजाफे का 13 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इससे पहले 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया था।
पिछले 13 वर्षों में मुल्क की मईशत में अच्छे दिन भी आए, मगर कभी सरकारी मुलाजमीन को खुश करने की ऐसी कोशिश नहीं की गई जो इस माशी बदहाली के दौर में की गई है। दरअसल मुल्क भर में 32 लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ना, 30 लाख पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे और 25 लाख से ज़ायद दुकानदारों पर कोई टैक्स न लगना, ये एक ऐसा अमल है जिससे मुल्क के कमोबेश 1 करोड़ घराने मुस्तफीज़ होंगे। पाकिस्तान की मईशत का जो हशर हो जाए इस नतीजे में, जो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, वो एक अलग बात है। और इसके बहरहाल इस हुकूमत के फैसले के नतीजे में लगता यह है कि हुकूमत को कि उसकी इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात के फंड्स की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बार बार नज़रअंदाज करने वाली शहबाज हुकूमत ने बजट में अज खुद इलेक्शन के लिए 42 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। अहम बात यह है कि पंजाब और KPK में निगरान हुकूमतें भी 3 से 4 महीने का अबूरी बजट बना रही हैं। गोया मौजूदा सेटअप अगले 3 से 4 माह में रुखसत हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि हुकूमत ने नेक नियति के साथ बजट में इलेक्शन के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। सोचने की बात है कि वफाकी बजट के तहत टैक्स आमदन का तकरीबन 80% हिस्सा कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद शहबाज हुकूमत ने 1150 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्रामों के लिए रख दिए हैं, 1464 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट्स दे रहे हैं, 1074 अरब रुपए की सब्सिडीज़ तजवीज़ कर रहे हैं और 450 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा मकरूज़ बेवाओं के हाउस बिल्डिंग के 10 लाख रुपयों तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। बजट में ज़रूरी शोबे पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि बीजों की इम्पोर्ट्स पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस को ख़त्म किया गया है। किसानों को 1 लाख शमसी ट्यूबवेल यानी सोलर ट्यूबवेल के लिए 30 अरब रुपए भी फराहम किए जाएंगे। नौजवान तबके के वोट के लिए हायर एजुकेशन के लिए 136 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे, जबकि नौजवानों की तरगीब के लिए ही $24,000 तक सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर्स को तकरीबन उनकी सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, इस्तिस्ना करार दिया गया है इस शोबे को। ये बहरहाल सूरत हाल है और इसके सियासी पस मंज़र में और इस पूरे बजट के पस मंज़र में सियासत आगे क्या नज़र आती है, सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का किस जानिब बढ़ रहा है, इस इलेक्शन के साल में क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं और हुकूमत की रुखसती में अब सिर्फ 2 माह रह गए हैं, इन तमाम उम्र पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPIL DART के, एजाज़ सैयद पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़ाती सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। पहले तो आप ही बता दीजिए क्या खबर है आपकी इस बजट से, जो माहिरीन अंदाज़ा लगा रहे हैं, उन्होंने कहा बजट के खदोखाल ये लगते हैं कि इलेक्शन इस साल होने वाला है। एजाज़ सैयद साहब, और ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, आपकी इत्तलात क्या हैं, हुकूमत की सोच क्या है कि अब रुखसती इख्तियार की जाए और अपनी जो मुद्दत है, आइनी मुद्दत, उससे पहले ये हुकूमत या उसके मुकम्मल होने पे ये हुकूमत रुखसती इख्तियार कर ले? क्या खबर है आपकी? कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं उनमें 2 चीज़ें वो गौर की जा रही हैं और इन सब मामलात का जो ताल्लुक़ है वो हमारी अदलिया के हवाले से भी है। और आपको पता है कि जो अदलिया के हवाले से जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर से जो बातें की गई हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने बाज़ मामलात के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो 2 जो आइनी तरामीम हैं, वैसे और भी होंगी लेकिन 2 आइनी तरामीम का ज़रूर ज़िक्र आ रहा है कि एक तो है सदर के इलेक्शन के हवाले से। आपको पता है कि सदर की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन इलेक्शन सदर के नहीं होंगे क्योंकि 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं हैं। दूसरा जो मामला है वो है लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि फ़ैसला दे रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दे रखा हुआ है कि मई को इलेक्शन होना थे, वो नहीं हुए। तो अगर आइनी तरमीम के हवाले से बात की जाए तो कौमी असम्बली में इस वक्त कमोबेश 219 अराकीन हैं, जिनमें 9-10 अराकीन की कमी है ताकि आइनी तरमीम के लिए जो मतलूबा नंबर्स हैं वो पूरे हों। तो ये की जा रही है कि अगले चंद दिनों में एक चंद अराकीन कौमी असम्बली जो PTI के हो सकते हैं, उनके जो इस्तीफ़े हैं वो शायद स्पीकर की तरफ से शायद हम फैसला देखें कि स्पीकर बाज़ अगर ये आइनी तरामीम करनी है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि करनी है, तो स्पीकर की तरफ से मुतवक्का तौर पर कुछ अराकीन जो असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाएंगे, उनको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और कुछ जो आइनी तब्दीलियाँ लानी हैं वो लाई जाएंगी। और अगेन ये सब कुछ लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी मामलात वहाँ पर आला अदलिया की तरफ से होते हैं उस सारे हवाले से ये लिंक्ड है। दूसरी बात कामरान साहब अहम ये है कि
आपने भी कहा कि अगस्त के अंदर इस असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि अगस्त के अंदर ही असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन इस बात का भी कभी इम्कान है कि ये जो असम्बलियाँ हैं, मौजूदा असम्बलियाँ हैं, ये जुलाई के वस्त में डिज़ाल्व कर दी जाएं और अक्टूबर में इलेक्शन हो। तो ये बात तय है कि इलेक्शन होंगे जुलाई के वस्त में, ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं या अच्छा अक्टूबर मुख्तसर में, अब हम इस पूरी बात को होती है। आपकी जो भी मालूमात है माशाल्लाह, इसको हम मुख्तसर 2 अल्फाज में मैं जानना चाहता हूँ, आप कैटेगोरिकल बता दें कि गोया कि एक तो ये फैसला है कि इलेक्शन बिल्कुल होने हैं, इसमें कोई गैर जो जिस तरह की जो पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए और उसमें एक तवील तातुल आया, वो नहीं होगा। इलेक्शन होने हैं, अगस्त में ही होने हैं या कि बिल्कुल अपने स्केड्यूल पे होने हैं। और ये असम्बलीज़ कब तहलील होंगी, ये बस आपकी इत्तला के मुताबिक अगले माह हो जाएंगी, यानी कि निगरान हुकूमत अगले माह आ जाएगी, और अगर अगले माह आ गई तो फिर वो 3 महीने की हुकूमत होगी, और इसने मुद्दत पूरी मुकम्मल की, इस हुकूमत ने अगस्त में गई तो फिर 2 माह की निगरान हुकूमत होगी। मगर ये तय है कि अब बस अब इलेक्शन के हम करीब आ गए। कामरान साहब, इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन की जो डिले का जो मसला था वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि वो मसले को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया है, और वो जो मसला था उसने खुद ही अपने लिए मसला पैदा किया, और आपने और हमने देखा कि वो जो प्रॉब्लम समझी जा रही थी उस प्रॉब्लम को हल कर लिया गया। ग्रेट। तो अहमद बिलाल महमूद साहब, आपने सुना एजाज सैयद साहब से गुफ्तगू, और आपने जैसे कि आपने सुना कि बहरहाल ये एक अच्छी खबर है एट द एंड ऑफ द डे, इतनी टमल्चुअस 1.5 साल के बाद के इलेक्शंस होंगे, अपने वक्त पर होंगे, और इनकी जो इत्तलात के मुताबिक और ये असम्बलीज तहलील हो जाएंगी। गोया कि अगर अगले महीने तहलील हो गई तो 3 माह की निगरान हुकूमत होगी, और अगर अगस्त में तहलील हुई अपने वक्त मुकम्मल करने के बाद तो 2 माह की निगरान हुकूमत होगी। एक तो ये कि जाहिर है कि आईनी ज़रूरत है, हर लिहाज से होनी चाहिए। आपकी क्या इत्तलात है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। एजाज साहब बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, तो उनकी बात यकीनन उसके पीछे को वज़न होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जुलाई में डिज़ाल्व करने से ने क्या फ़ायदा होगा। वो तो अगर मुकर्रर दिन 12 अगस्त है, अगर उससे 2 दिन पहले भी या 1 दिन पहले भी असम्बली वज़ीर आज़म डिज़ाल्व कर दें तो 90 दिन इलेक्शन करवाने की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए मेरे ख़्याल में इलेक्शन करवाने के लिए, और वो फिर ये 90 दिन की मुद्दत पूरी हो जाएगी, यानी नवंबर में इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन जुलाई में मेरे भी ख्याल के कोई ख़ास फ़ायदा होगा इन इलेक्शन करवाने का, इसलिए मेरे ख्याल में तो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बजट के फिगर्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हुकूमत इसको इलेक्शन ईयर का बजट समझ रही है। और दूसरी बात यह है कि दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का चांस है अगर आप इस इलेक्शन को अक्टूबर नवंबर से आगे लेके जाएंगे। एक तो अगर आप मुद्दत बढ़ाएंगे एमरजेंसी प्रोविजंस के तहत, तो फिर आपको इस बात का सामना करना पड़ेगा कि अदालतों में उसको चैलेंज किया जाएगा, और अदालतें माजी में एमरजेंसी प्रोविजंस को मोर और लेस रिजेक्ट ही करती रही हैं, बहुत कम हुआ है कि उन्होंने उसे अपहोल्ड किया हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, इसकी वजह से भी बहुत सी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पैदा हो सकती हैं अगर वो आप वक्त पे ना करवाएंगे। यानी उसकी बड़ी वजह तो ये होगी कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आगे नहीं बढ़ाए जा सकते, सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन एमरजेंसी प्रोविज़न के तहत बढ़ाए जा सकते हैं। तो फिर वही मसला आ जाएगा कि इलेक्शन सारी असम्बलियों के बैक वक्त नहीं हो रहे, तो वही मसला जो पहले 2 असम्बलियों के इलेक्शन ना करवाने की रीज़न बना था वो फिर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि कभी इम्कान है कि अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। चलिए, एक और एक इंटरेस्टिंग सवाल है एजाज सैयद साहब, ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त के, ये जो तमाम इस वक्त तो जो कि सबसे बड़ी जमात थी PTI, वो तो अब बेचारी तितर बितर हो गई, जो भी उसका हशर हुआ वो अपनी जगह हो गया। तो ये अब इलेक्शंस की जो होगा ये तो PDM की जमातों के दरमियान होगा ना, और वो PDM की जमातें ये पिछले महीनों के लिए तो ज़रूर इकट्ठी हो गई थी, पिछले 2 साल के लिए तो 1.5 साल के लिए तो इकट्ठी हो गई थी, लेकिन आगे तो इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है। तो एक तो ये सूरत हाल ये किस तरह से अब प्ले आउट करेगा इलेक्शन के दौरान ये जो इत्तेहाद है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि PTI KP में जो है वो बड़ी हद तक इंटैक्ट है, और उसकी अपनी बहरहाल एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो जो है सो है। तो ये सारा जो आगे सिनेरियो बनेगा, इलेक्शन डे सिनेरियो जो है
वो कैसे अब बनता नज़र आ रहा है इस पस मंज़र में? कामरान साहब, पीटीआई की जो क़यादत है या पीटीआई की जो फेसेस थे वो तो चले गए हैं, वो तितर बितर हो गए, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगी और इनके जो कैंडिडेट हैं वो फील्ड में आएंगे और उनको टिकट मिलेगा। और आप देखिएगा कि इलेक्शन जो होगा उसमें पीटीआई को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गो के उनके पास शायद इतने जो इलेक्टेबल्स या इतने भारी भरकम उम्मीदवार शायद ना हो, लेकिन पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में आएंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI फे ये बात अपनी प्राइवेट, इनके जो लीडर्स हैं वो अपनी प्राइवेट महफिलों में करते हैं कि उन्हें बाहमी इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने जो कैंडिडेट है वो खड़े करने हैं। तो ये जो PDM का इत्तेहाद था ये इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था, ये अपोजिशन का इत्तेहाद था। और आपको पता है कि ये जो मौजूदा ये जो PDM थी वो भी टूट गई थी। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी उससे निकल गई थी, अवामी नेशनल पार्टी उससे निकल गई थी। तो ये इत्तेहादी हुकूमत है, तो इत्तेहादी हुकूमत जो ही हुकूमत ख़त्म होगी तो वो इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा और ये तमाम जमातें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये होगी ना अहमद बिलाल साहब, इससे पहले पाकिस्तान में इस किस्म का मामला रहा है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प हुकूमत होगा, इलेक्शन होगा कि इसमें जो दो बड़ी जमातें या तीन बड़ी जमातों के दरमियान ये इलेक्शन उस अंदाज का नहीं होगा जैसा कि पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पे होता रहा है। देखिए, ये दुरुस्त है कि PTI को बहुत नुकसान पहुंचा होगा, उसके बहुत से बड़े बड़े लीडर उसे छोड़ के चले गए, लेकिन PTI की जो मेन स्ट्रेंथ है, जो उसकी जिसकी बुनियाद पे उसका वोट बैंक है, वो इमरान खान है। इमरान खान जब तक मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि PTI को जो नुकसान है वो उसको काफ़ी हद तक वो रिकवर कर सकते हैं अगर वो मौजूद रहेंगे, अगर वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, अगर उनकी बात सुनी और सुनाई जाएगी तो ये PTI को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, इमरान खान साहब की जवाबबंदी कर दें, उसको इलेक्शन न लड़ने दें, फिर बात दूसरी है। लेकिन किसी न किसी तरीके से PTI इंतखाबी मैदान में मौजूद होगी और उसका जो वोट बैंक है वो अपना, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ असर दिखाएगा। तो नून लीग का क्या प्लान लग रहा है एजाज सैयद साहब? नवाज शरीफ साहब तो आज तक ना आए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं, और अब हम तो बात कर रहे हैं कि अब असम्बलीज़ 1 महीने में तहलील हो जाए या 2 महीने के अंदर तहलील हो जाए और फुल फ्लेजेड इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाए, तो वो किधर अपने आप को नून लीग प्लेस कर रही है? और अगर जैसे कि आपने भी कहा, ये भी कहते हैं कि PTI के लोग तो सामने मैदान में होंगे, फिर पीपल्स पार्टी की अपनी एक कुव्वत उसने वो हासिल कर ली है जो कभी PTI को हुआ करती थी, तो ये एक बड़ा टफ कॉल है वैसे मुस्लिम लीग नून के लिए। एक वो वाली बात नहीं है जो कि कभी पहले हुआ करती थी। कामरान साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल ये इलेक्शन है, क्योंकि जो फेस है मुस्लिम लीग नून का वो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब हैं जो कि अभी हुकूमत में हैं, और नवाज शरीफ साहब उनका अपना ज़ाहिर वोट बैंक है, या उनकी बेटी भी उनके साथ अलाय करती हैं। जो अभी तक की इतलात हैं, नवाज शरीफ साहब सितंबर तक तो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। अगर वो आएंगे तो जब यहाँ पर अदालती सतह पर कुछ तब्दीलियाँ आएंगी और उसके बाद इलेक्शन से ज़रा पहले सितंबर के मिड में या सितंबर के आखिर में किसी टाइम तो को है कि जब उन्हें अदालत की तरफ से जो मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, तो उसके बाद ही वो पाकिस्तान। तो अहमद बिलाल साहब, जो बड़ी मच नीडेड इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हुई थी तो वो तो कहीं हवा में चली गई ना, वो तो हवा में मुअल्लक है। तो साफ, शफाफ, डिपेंडेबल, ट्रस्ट वर्दी इलेक्शंस की कितनी गुंजाइश बाकी है? सबसे बड़ी रिफॉर्म तो कामरान खान साहब ये होती है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरफेयर ना करें, ताकतवर हल्के इलेक्शन को असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। उसके अलावा बाकी जो रिफॉर्म्स हैं वो अपनी जगह अहम होंगी, लेकिन वो प्रोसीजरल सी बातें होती हैं, उसका ज़रा सालवी या बल्कि टर्शरी असर होता है। वो पहले ही रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक हो चुकी हुई हैं। मिसाल के तौर से अगर EVM ना भी हो और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक ना भी मिले तो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो सकते हैं। लेकिन असल मसला ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ताकतवर हल्के इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं और इलेक्शन के नताइज वो नहीं होते जो असल में पब्लिक चाहती है, जो उनके वोट का तकाजा होता है। तो असल बात यह है अगर वो हो जाए
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और दूसरे लोग असरअंदाज ना हो, तो मैं उस पर भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच जनाब अहमद बिलाल महबूब एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा। ये बजट किसी सूरत से संजीदा बजट नहीं है, गैर संजीदा बजट है। जैसे अभी हमने कहा इलेक्शन बजट ज़रूर है, मगर इससे पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल होगा आइंदा चंद हफ्ते, फिर आइंदा चंद महीने, जिसके दौरान पाकिस्तान में शायद 2 हुकूमतें आएँ और शायद तीसरी हुकूमत भी आ जाए, और इस दौरान ये माशी तलातुम, इस पर गुफ्तगू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन हर साल ही खसारे का बजट होता है, मगर नए माली साल के 14,460 अरब रुपए के मीज़ानिये में 7,573 अरब रुपए का तारीखी बजट खसारा होगा और 7,300 अरब रुपए का कर्ज और सूद की अदायगी के लिए इसमें मुख्तस किए जा रहे हैं। गोया पूरा कारोबार ममलिकत और रियासती आमदन बजट खसारे और कर्ज और सूद की अदायगी की नज़र हो जाएगा, और हुकूमत को नए माली साल के पहले दिन से नए कर्ज़ों की तलाश शुरू करनी होगी, जबकि ये मंजरनामा माशी उफ्ताद के इस दौर में उस वक्त शुरू हो रहा है जब IMF प्रोग्राम की मियाद मुकम्मल होने में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं। शहबाज हुकूमत IMF को किसी हद तक खैर बात कह भी चुकी है। IMF प्रोग्राम खुदा हाफिज कहने का एक इशारा आज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 21% बरकरार रखने से भी नुमाया हुआ। मुल्क में सालाना मजमूई महंगाई 29% होने और IMF की जानिब से शरह सूद में इजाफे की तजवीज़ के बावजूद शहबाज हुकूमत ने पॉलिसी रेट बरकरार रखा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अब IMF के बजाय 2 तरफ़ा कर्ज़ों में रीशेड्यूलिंग के ख्वाहां हैं। दिलचस्प बात है कि IMF को तकरीबन अलविदा कहने के बावजूद वज़ारत ख़जाने ने नई माली साल के बजट में IMF से मुमकिना तौर पर मिलने वाले 2.4 अरब डॉलर को शामिल किया है। साथ ही डार साहब पाकिस्तान के तमाम मुआशी मसाइल का जिम्मेदार भी IMF को ही करार देते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क IMF ने किया है, और ये बात कहने के बाद क्या पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना IMF से गुफ्तगू करने की सोच भी सकता है, मुश्किल लगता है। सोचने की बात भी है कि डार साहब ने 30% इजाफे से FBR की टैक्स वसूली का हदफ 9,200 अरब मुकर्रर भी कर दिया है, यानी कि तारीख का सबसे ज़्यादा, यानी कि 9,200 अरब उस हुकूमत ने करना है जिसने कि इस साल बमुश्किल 7.1 खरब रुपए किया, और आगे है 9.2 खरब का टारगेट है। अल्लाह जाने कैसे होगा, लेकिन बजट पर टैक्स वसूली के नए ज़राए का ना कोई रोड मैप है और ना ही इस्लाहात का कोई मंसूबा। सिर्फ पहले से टैक्स देने वाली बड़ी सनतों और बड़े कारोबार पर 10% तक सुपर टैक्स लगाकर हुकूमत ने नंबर्स पूरे कर लिए। ये सुपर टैक्स कारोबारी मुनाफों पर खित्ते की बुलंद तरीन टैक्स शरह है। वफाकी बजट कितना मौसर और संजीदगी से बनाया गया है, इसका अंदाज़ा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ना बजट देखा, ना वो बजट देखना चाहते हैं। अब्बासी साहब का कहना है कि मुल्क बंद गली में जा रहा है और तमाम लीडरशिप, मुल्क की जो पूरी लीडरशिप है वो इससे बिल्कुल बेफिक्र है। शहबाज शरीफ साहब जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर तल्ख हकीकत है, और पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे कन्फर्म करता है कि IMF के अलावा भी मुल्क का एक्सटर्नल कर्जा 84.3 अरब डॉलर पर पहुँच चुका है, जिसमें पेरिस क्लब और दूसरे मल्टीलेटरल कर्जे जो हैं वो 45.6 अरब डॉलर और 2 तरफ़ा कर्जे यानी कि जो हमने दूसरे मुल्कों से लिए हैं 38.8 अरब डॉलर हैं। 2 तरफ़ा कर्ज में भी तकरीबन 25 अरब डॉलर यानी 80% हिस्सा चीन का है, और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 2 तरफ़ा कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग की ख्वाहिश रखते हैं, इसका बार बार इजहार कर रहे हैं। तहम माजी में चीन ने किसी भी 2 तरफ़ा यानी बायलैटरल कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग रीस्केजुलिंग को मना किया है, उससे गुरेज किया है, या फिर IMF के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार किया है। 2 माह कबल चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान से जब पाकिस्तान पर वाजिब लज़ा कर्ज़े रोल ओवर करने का सवाल किया गया तो उन्होंने मगरबी ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा था कि चीन पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीक़ैन से मुश्तरका कोशिशों पर जोर दे रहा है। मौजूदा हालात का तकाजा भी यह है कि पाकिस्तान को नए माली साल में बैरूनी फाइनेंसिंग यकीनी बनाने के लिए IMF प्रोग्राम बहाल कराना होगा, क्योंकि सिर्फ आइंदा माली साल पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का सामना है, बैरूनी कर्जे अदा करने हैं, और IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद ही पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से 2 तरफ़ा और आलमी मालियाती इदारों से कसीर तरफ़ा कर्ज़ों में रीस्केजुलिंग की सहूलत मिल सकती है। IMF के प्रोग्राम के बगैर शायद ये बहुत मुश्किल हो। मुश्किल सूरत हाल और इस हवाले से हालिया बजट, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब हारून अख्तर खान, साबिक वज़ीर रेवेन्यू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत में, और मोहम्मद सुहेल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ माहिर कारोबार और मईशत। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब। ये बताइएगा कि एक बड़ा एक अजीब माहौल का बजट है। IMF प्रोग्राम हमारा पिछले
8 से 7-8 महीने से कम्प्लीटली सस्पेंडेड है, उसके आगे कोई आसार नज़र नहीं आ रही। जिस हुकूमत ने बजट पेश किया है उसके सिर्फ 4 से 6 हफ्ते रह गए हैं, या हद से हद 8-10 हफ्ते रह गए हैं। 8-10 हफ्तों की हुकूमत है, फिर आगे केयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर जो बजट है उसके अंदर फैंटास्टिक जो हैं वो टारगेट्स रख दिए गए हैं, और फिर कोई इस्लाहाती प्रोग्राम भी नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं? कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सारा प्रीएम्बल बड़े गौर से सुना है। देखिए, जब तक हमारे पास एक रोड मैप नहीं होगा, जब तक हमारे पास एक ब्रॉडर पिक्चर नहीं होगी, बिग पिक्चर नहीं होगी, उस वक्त तक हम इसी तरह फायर फाइटिंग करते रहेंगे और वक्त गुजारते रहेंगे और देखें हम अब कहाँ पहुँच गए हैं। ये जो पुराना IMF एग्रीमेंट है वो तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट इट्स ए फॉरगॉटन स्टोरी। अगर वो हो भी जाए तो उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें देखना है 1 जुलाई के बाद। पहली बात तो ये है कि ये जितना भी बजट में आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री। पूरी दुनिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ देख रही है। सो द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू करेक्ट दैट इम्प्रेशन, करेक्ट द अनसर्टेनिटी। एक इलेक्शन डेट अनाउंस करें जो अक्टूबर हो सकती है या नवंबर हो सकती है, उससे दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन होगी और इलेक्शन के बाद एक 5 साल की हुकूमत आएगी जो टफ डिसीजंस ले सकेगी। दूसरा स्टेप ये करें कि अब आपको एक बड़ा IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, जो आपने बड़ा सही कहा। और ये 1 जुलाई से, बल्कि जैसी बजट अप्रूव होता है, ये गवर्नमेंट जिसके चंद हफ्ते रह गए हैं ये शुरू कर सकती है। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो उसको कंटिन्यू करे और फाइनल साइन कर सकती है इलेक्शन के बाद जो असल गवर्नमेंट आएगी। अब हमें उसके बाद देखिए, ये हमें सिर्फ स्पेस देगी, और स्पेस हमारी इसलिए हमारे पास ख़त्म हो गई है कि हमने बाहर से कर्जे लिए और उनको अनप्रोडक्टिव चीज़ों में लगाए। जिस तरह कारोबार में आप कर्जा लेके खर्चों में उड़ा दें तो कारोबार बैठ जाता है। यही हमारे मुल्क के साथ हुआ है। कुछ ऐसे दौर आए हैं जिसके अंदर कर्जा लिया गया मगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया गया, जिससे ट्रेड और इकॉनमी नहीं बढ़ी। आज ये हो गया कि इकॉनमी बैठ गई है। जब पूरे रीजन में इकॉनमी जो है वो 6-7% पे ग्रो कर रही है, हमारी ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल है इनफैक्ट रिसेशनरी इकॉनमी है। अब हमें जो IMF से डील करेंगे, वेदर इट इज़ ए रीस्ट्रक्चर, वेदर इट इज़ ए रीप्रोफाइलिंग, ये सारा मिल के करना पड़ेगा। हमें 3 साल की स्पेस मिलनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि जो हमने कर्जे वापस करने हैं वो हम कर सके आसानी से। बट मेन प्रॉब्लम हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहेगा। मेन प्रॉब्लम हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मेन प्रॉब्लम हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आना है। हमें ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का पहिया घुमाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको देखा देखी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टर इस वक्त डर और खौफ में है, पैसे वापस लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, रेजिडेंसीज चेंज कर रहा है। दिस मस्ट स्टॉप। पहले हम अपने इन्वेस्टर को कायल करें, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल पैसा सही लगाएगा और ये सही इंडस्ट्रियलाइजेशन IMF प्रोग्राम की शदीद ज़रूरत। ये बताइएगा सोहेल साहब कि ये वाला प्रोग्राम तो जो है ये तो अब रह गया, अगले 18 दिन की मार है, ये तो ख़त्म हो जाएगा अगले 2 हफ्तों से कम में। 1 जुलाई से नया हमारा फाइनेंशियल शुरू होगा, ईयर शुरू होगा, और उसके बाद जैसे कि अभी हारून अख्तर साहब कह रहे थे, तमाम माहिरीन कहते हैं कि बग़ैर IMF प्रोग्राम की बहाली के हमारे लिए एक बहुत ही ये तो कुछ कठिन सफ़र नहीं है जो आगे शुरू होगा। तो क्या 1 जुलाई से हम IMF के साथ डायलॉग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल ये एक मुंतखब हुकूमत है, मगर क्या वो वज़ीर ख़जाना जिन्होंने अभी एक बार फिर IMF को पाकिस्तान के बेड़ा गर्क का ज़िम्मेदार करार दिया है और IMF को बड़ी फिर ताज़ा तरीन आपने सुना कि खरी सुनाई है, तो क्या ये इनिशिएट कर सकते हैं एक नया प्रोग्राम IMF के साथ? और नए प्रोग्राम के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं कि वो हुकूमत जो कि 4 से 6 हफ्ते में 1 जुलाई के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 3 महीने केयर टेकर, उसके बाद एक इलेक्शन, उसके बाद न जाने किसकी हुकूमत, कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत। तो इस पस मंज़र में क्या 1 जुलाई से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम निगोशिएट एक नया प्रोग्राम कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान साहब। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रीपेमेंट है पाकिस्तान की जून में, और जो पाकिस्तान के वसाइल हैं उससे देखते हुए तो ये लगता है कि जून के एंड या जुलाई के शुरू में हमारे रिज़र्व बहुत कम हो जाएंगे। हो सकता है $3 बिलियन से भी कम हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान को 1 जुलाई से ही IMF के साथ इंगेज होना पड़ेगा।
मगर जिस तरह आपने कहा जो हमारी फाइनेंस टीम के या जो फाइनेंस मिनिस्टर के ताल्लुकात हैं आईएमएफ के साथ, तो ये होता हुआ बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ना सिर्फ ये, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि अगला प्रोग्राम अगली हुकूमत देखेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाए, क्योंकि अगली हुकूमत के तो आते आते दिसंबर हो जाएंगे। दिसंबर तक तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के पास जो डेट रीपेमेंट है $2 बिलियन अ मंथ, उतने तो पैसे ही नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए कि किसी तरीके से भी जुलाई में आईएमएफ से नए प्रोग्राम पे भी बात करें, और इसके साथ डेट रीस्ट्रक्चरिंग या डेट रीप्रोफाइलिंग जो भी हुकूमत करना चाहती है उसके लिए भी ऑफिशियल प्रोसेस को शुरू करें, और जो भी लीगल टीम है, लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर करें। क्योंकि हमने देखा है श्रीलंका के केस में ये अपॉइंट करने के 1 साल के बाद ये जाके रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग हो रही है। तो मेरे ख़्याल में ये जो थिंकिंग है कि हम नई हुकूमत को आईएमएफ से बात करने का मौका देंगे, ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो हारून साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें मल्टीलैटरल तो हम नहीं करेंगे, रीस्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, लेकिन बायलैटरल हम करेंगे, इसका मतलब ये, और वो बायलैटरल का 80% चाइना है। तो ये एक बग़ैर चाइना से कोई बात किए हुए पब्लिकली इस बात का ऐलान किया गया है, और इससे कितना मसला हल होगा अगर ये बायलैटरल गुफ्तगू हम करें और उससे कुछ नतीजा भी निकल आए, जो कि अब देखना ये है कि डॉक्टर साहब की वज़ीर ख़जाना की हैसियत से कंटिन्यू करते हैं 1 जुलाई से, क्योंकि आईएमएफ के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें तो वो गुंजाइश नहीं है। बायलैटरल क्या वो हासिल कर पाएंगे जिस ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है? कामरान खान साहब, देखिए, वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। देखें, दुनिया पाकिस्तान को पैसे इसलिए नहीं देगी कि खुदा न खास्ता कल को उनको पैसा वापस ना मिले। दुनिया पाकिस्तान को पहले खुद देखेगी कि ये सही डायरेक्शन में चल पड़ा है, और उसके बाद बात करेगी आपसे। और ये बिल्कुल दुनिया में रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग आज पहली दफ़ा हम लेने नहीं जा रहे, हमने पहले भी कराई है और उससे पहले बहुत सारे मुल्कों ने भी कराई है। और चाइना तो हमारा वैसे ही एक लॉन्ग ट्रस्टेड हमारा साथी है, वो ज़रूर करेगा। बट वी हैव टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर सीरियस नाउ, और हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट इस जगह नहीं छोड़ेंगे कि 3 साल बाद फिर इस प्रोग्राम से निकले और ग्रोथ 3 से 4% हो तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस जाएंगे। अब आप देखिए कामरान खान साहब, हम एनर्जी सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोयला बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन रेट हमारा देखें, दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा हो गया है। तो जब हम अपने स्टेपल फूड आइटम इंपोर्ट करने लग गए, पाम ऑयल हम $2 से $3 बिलियन का खा जाते हैं, चाय हम पी जाते हैं, सब इंपोर्टेड चीज़ें हैं, पान हम खा जाते हैं, इंजन को बनाते नहीं है। तो हमें इसको ठीक करना है, हमने उस डायरेक्शन पे चलना है। दुनिया इस तरह की सिचुएशन से, इससे बहुत बुरी सिचुएशन से बाहर निकल के प्रॉस्पर हुई है। ग्रीस को देख लें, टर्की को देख लें, चाइना को खुद देख लें। तो ये एग्जाम्पल्स मौजूद है, हमने कोई री इन्वेंट नहीं करना व्हील को, बट हमारा रिजॉल्व देखना है। दुनिया ने, दुनिया हमसे बात करेगी, हमारी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन ऐसी है कि दुनिया हमें इकोनॉमिकली डूबने नहीं देगी, बट हम खुद तो ठीक हो ना, खुद तो एक विजन दिखाए ना, खुद तो हम इस इन्वेस्टमेंट का पहिया अपने इन्वेस्टर को तो कायल करें ना कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। वो डरा बेचारा बैठा है। लेकिन जो सुहेल साहब, बज़ाहिर तो इस वक्त गवर्नमेंट ने इस वक्त तो इस आईएमएफ को खैरबादी कह दिया है, क्योंकि आज जब ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है स्टेट बैंक का, तो उन्होंने 30% की हमारी जो इन्फ्लेशन है उसके बावजूद जो इंटरेस्ट रेट है उसको वही रखा है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया है। ये भी एक सिग्नल है कि अभी ये आईएमएफ प्रोग्राम फ़िलहाल ख़त्म हो गया, और इसके क्या असरात होंगे कि अगर इन्फ्लेशन जिस लेवल पे जा रही है और हम अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। बहरहाल दुनिया के बहुत सारे ममालिक की एक्सपीरियंस और ये एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। देखिए, जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है वो हमारी भी और स्टेट बैंक की भी, वो तो है कि जून और उसके बाद गिरनी शुरू होगी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने आज रेट्स को स्टेबल रखा है। और जहाँ तक मेरी इतलात है, आईएमएफ की जो 2-3 डिमांड्स हैं जो अभी तक हमने मीट नहीं की, ऑल्दो हम ये क्लेम करते हैं कि हमने मीट कर लिए, उसमें शायद इंटरेस्ट रेट नहीं है, उसमें जो $2 बिलियन की गारंटी है वो रहती है, करेंसी मार्केट के कुछ इश्यूज़ हैं, और बजट था जो हमने दे दिया है। तो मेरे ख़्याल में ये इंटरेस्ट रेट जो है ये कोई बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। मेरा पर्सनल ख़्याल जो है कि जो
कमिटमेंट हमें चाहिए थी डॉलर इनफ्लोज की, और अगर हमारे ताल्लुकात चाइना से इतने अच्छे हैं कि वो अपना 30 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा रीप्रोफाइल कर देगा, तो अगर वो इतना बड़ा कर्ज़ा रीप्रोफाइल कर सकता है तो 2 बिलियन डॉलर की गारंटी भी वो दे देता, ताकि हमें कोई 7-8 माह इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो मेरे ख़्याल में हमें चाइना के साथ भी जो अपने रिलेशनशिप हैं उसको इस्तवार करने की ज़रूरत है। तो जनाब हारून अख्तर साहब, ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है, अब ये अगले 4 से 6 हफ्ते, तो ये हुकूमत 8 हफ्ते जो जितना भी इसका वक्त रह गया है, तो ये इसका क्या हदफ होना चाहिए इस दौरान, और कैसे मुमकिन है कि IMF प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि इस महीने के आखिर में प्रोग्राम हो जाएगा, फिर ये भी बातें हो रही हैं कि अगला प्रोग्राम शुरू हो, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कि सुहेल साहब ने भी कहा था, वो बार बार कह चुके हैं कि वो अगला प्रोग्राम अगली हुकूमत देखेगी। तो ये फिर कैसे ये वक्त गुजरेगा कैसे, अगर ये सारा हमारा इन्हिसार इस बात पर है कि चीन जो है वो हमारी ये रीस्केजुलिंग कर देगा जो उसके कर्जे हैं, या रोल ओवर कर देगा। कामरान खान साहब, सम वेरी प्रेशियस टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। आई थिंक ये गैप हमारा रहा है बिटवीन व्हाट IMF wanted us to do and what we thought that IMF wants us to do। ये गैप चलते चलते हमें यहाँ लेके आ गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हम क्या करेंगे, मैं समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इंचार्ज होते हैं, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जो वो कहेंगे मैं वो बात उस पर समझूंगा कि दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, and based on that I think he is still very serious about the IMF program। और ये मेरा ख्याल वक्त जो है, डार साहब ने अपनी बात में कहा था कि बहुत ज़्यादा बातें मैं पब्लिक नहीं कर सकता, तो पीछे बैक डोर में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ये गवर्नमेंट को पता होगा कि जून 30 तक एक हैवी डेट रीपेमेंट ड्यू है और उसको कैसे करना है। देखिए, डार साहब ने ये काम तो चला लिया ना कि अपना रिज़र्व 4 बिलियन, 3.25 बिलियन तक डॉलर तक रखा और डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, बट उससे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए ना, उससे पूरी इकोनॉमी को स्क्वीज़ कर दिया। जब आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को इंपोर्ट के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं तो ये हालत होती है GDP की, तो दैट इज़ ए स्टॉप गैप मेजर। तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है और एक कमिटमेंट दी है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता है कि पाकिस्तान जो है उसके रिजर्व जून 30 के बाद बहुत एक सीरियस लो लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो कुछ ना कुछ पीछे प्लानिंग हो रही होगी। आखिरकार इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन के लिए भी जाना है, वो मुल्क को एक ऐसी जगह तो नहीं छोड़ के चली जाएगी कि जहाँ पर खुदा न खास्ता। चलिए, ये तो आपका एक ख्याल है और ऑब्वियसली एक लॉजिकल है आपका ये जम्पशन के कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेकिन सुहेल साहब, ये बताइएगा कि जो 2000 अरब रुपए यानी कि 2 ट्रिलियन का एडिशनल रेवेन्यू टारगेट इस दफ़ा हुकूमत ने रखा है, तो वो कैसे मुमकिन होगा? कुछ माहिरीन कहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इस लेवल की है, एक तो बड़ी सपोर्ट वो आ जाएगी, बाकी ये सुपर टैक्स वगैरह, मगर स्टिल 9.2 खरब इस इकॉनमी से रेवेन्यू की मद में लेना जो कि स्लो डाउन है, फिर एडिशनल टैक्सेस हैं। आज बड़ा बिजनेस पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन 60% टैक्स दे रहा है, और अगर उसकी आप डिविडेंड भी लगा लें जो उसको पे जो टैक्स देना पड़ता है तो 70% के करीब 75% हो जाता है। तो इस सूरत हाल में ये 9.2 खरब का रेवेन्यू आप लोगों के नज़दीक है, ये डूबल है? मेरे ख्याल में तो इन हालात में तो बिल्कुल डूएबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 233 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, और बाकी जो ये कहते हैं कि नॉमिनल GDP अगर 25% बढ़ेगी तो 25% रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। पिछले साल हमारी नॉमिनल GDP कोई 30% से ज़्यादा बढ़ी है, मगर टैक्स रेवेन्यू तो 16-17% बढ़ा है। तो आई थिंक ये इतना सिंपल होता नहीं है। मेरे ख्याल में आने वाली हुकूमत जो है वो इसको रिवाइज़ करेगी, मज़ीद टैक्सेस लगाएगी, और दूसरी जानिब जो हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है और जो दूसरी चीज़ों को ख़र्चों को बढ़ा दिया है, आने वाली हुकूमत आके उन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी कट करेगी। और अगर IMF प्रोग्राम हो जाता है पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इकॉनमी को मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो फिस्कल डेफिसिट को बहुत बड़े पैमाने पर कम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून अख्तर खान साहब, मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।